नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां जेएनयू में हाल ही में हुई नारेबाजी के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान एबीवीपी की जेएनयू इकाई ने साबरमती ढाबे के पास एंटी नेशनल एलिमेंट्स का प्रतीकात्मक पुतला ढहन करने पर अपना विरोध कराया है और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। दरअसल 5 जनवरी को जेएनयू कैंपस के अंदर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए गए थे। एबीवीपी का कहना है कि इस तरह की नारेबाजी न सिर्फ देश विरोधी मानसिकता को दर्शाती है, बल्कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और लोकतांत्रिक माहौल को भी नुकसान पहुंचाती है। इसी के विरोध में साबरमती ढाबे के ऊपर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और सामान्य छात्रों ने प्रदर्शन किया और अराजक तत्वों का पुतला दहन किया। तो प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जेएनयू को बार बार अराजकता और भय का केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, जेएनयू में जो प्रदर्शन किया गया और उस दौरान जो विवादित नारे सामने आए, उसको लेकर अब एबीवीपी ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है और इसको खतरा बताया है। लोकतांत्रिक माहौल के लिए खतरा है, खासतौर से कैंपस के अंदर, और इसीलिए विरोध प्रदर्शन देखिए किया गया है। जो दोषी छात्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। देश विरोधी नारेबाजी जो हुई है उसके खिलाफ खासतौर से प्रदर्शन किया गया है। प्रोटेस्ट नहीं, बेसिकली एफईगी वार्निंग एंटी नेशनल एलिमेंट्स का है, जिसमें जो है कि किस प्रकार से ये जो तमाम वामपंथी संगठन जो यहाँ जेएनयू में है, वो किस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जेएनयू को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और इन वामपंथी संगठनों का हमेशा से ये काम रहा है जेएनयू को बदनाम करने का पूरे देश में, और ये देश विरोधी नारे जो है हमेशा से लगाते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये लोग नारे लगा रहे हैं कि आरएसएस तेरी कब्र खुदेगी और एबीवीपी तेरी कब्र खुदेगी, तो क्या ये आरएसएस के करोड़ों स्वयं सेवकों की मास किलिंग करना चाहते हैं? क्या ये एबीवीपी के 76 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की मास किलिंग करना चाहते हैं, जो इनके पूर्वजों ने चाइना में किया, तियानमेन चौराहे पे, जहां 50 लाख से भी अधिक छात्रों को तोप लगा करके मरवा दिया गया। तो आज हम जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी की कब्र खोदने की बात करी गई और माननीय गृह मंत्री और अमित शाह जी की कब्र खोदने की बात करी गई, उसके खिलाफ जो एंटी नेशनल जो फ्रिंज एलिमेंट्स है उनके खिलाफ हम आज एक एफईजी बर्निंग करने जा रहे हैं। उनकी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो जेएनयू में पनप रहे हैं, और उसके खिलाफ हमने जेएनयू प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उसके पास भी हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं। उसके बाद में कंप्लेंट लॉज दर्ज होती है और उसके बाद में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, ऐसा अब तक जो संज्ञान में आया है। और ऐसा हम उसके खिलाफ एक सिंबॉलिक और जो उनकी रेजिस्टेंस के रूप में हम उनकी एफईजी बर्निंग करने जा रहे हैं। आज पूरा मसला इस बात का है कि लोग सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है, उसका कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी बात माननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब इनके पक्ष में फैसला देता है, पक्ष नहीं मैं कहूंगा, वो भी जो फैसले होते हैं, तो जब इनके लिए वो अच्छे लगते हैं तब तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तब तो सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ गार्जियन का काम करता है। लेकिन अब जब उनने जो भी देने से मना कर दिया अभी रिसेंटली, तो उसको लेके पूरा हंगामा खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे जो नारे लगे हैं पूरे कि एबीवीपी की कब्र खुदेगी और जो आरएसएस की कब्र खुदेगी, भाजपा की कब्र खुदेगी, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं लगे हैं, ये पूरी सिविल सोसाइटी के लिए लगे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण पाल, देखिए, पहले जेएनयू के अंदर विवादित नारे सामने आते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, और अब उन नारों के खिलाफ देश भर में जब आक्रोश है, मांग हो रही है कि जांच हो, तब एबीवीपी का भी प्रदर्शन सामने आया है। जी बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से 5 जनवरी की देर रात शरजील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ ये जो आपत्तिजनक नारे हैं ये लगाए गए, और जिसके बाद में जो जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी नवीन यादव हैं, उन्होंने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में इसकी शिकायत दी थी।
इस वसंत कुचनौर थाने ने पुलिस मुख्यालय से इस शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए अप्रूवल के लिए भेजा था, जिस पर बुधवार देर रात अप्रूवल मिल जाने के बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्योंकि देखा जा रहा है अक्सर जेएनयू के अंदर वामपंथी सोच के साथ इस तरीके के नारे लगते हैं। छात्र राजनीति में मौजूदा सरकार के खिलाफ अक्सर देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शन होता है कई मामलों में, परंतु जिस तरीके से ये नारे लगते हैं, आरएसएस तेरी कब्र खोदेगी, एबीवीपी तेरी कब्र खोदेगी, ये कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसका सिविल सोसाइटी में भी एक अलग असर पड़ता है, जिसके खिलाफ लगातार आपत्ति जताई जा रही थी। और इसी आपत्ति को जताते देखते हुए वसंत कुचनौर थाने ने जो जेएनयू में मौजूद यूनियन है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य सह सचिव के खिलाफ नामजद करके एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही अब जल्द इन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बिल्कुल। अभी किरण, कितने लोगों को, कितने छात्रों को चिन्हित किया गया है जो कि इस नारेबाजी में शामिल थे? देखिए, इस नारेबाजी के अंदर फिलहाल जो है इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिनका मैं आपको बताऊं कि इनके अध्यक्ष अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू उपाध्यक्ष, सुनील यादव महासचिव और दानिश अली संयुक्त सचिव के नाम जब ये एफआईआर हुई है, जिन्हें चिन्हित करके बुलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही इसमें अन्य लोगों का भी जिक्र किया गया है। पुलिस एक एक करके इन्हें नोटिस, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से 5 जनवरी की रात ये नारे लगे, उसके बाद लगातार एबीवीपी, आरएसएस, विश्व हिंदू सेना के संगठनों के अंदर रोष दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखा गया ये पहला मामला नहीं है, अक्सर देखा जाता है कि 5 जनवरी को ही इस तरीके का कोई अगर मामला, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द होने के बाद में ये 5 जनवरी को नारे लगे, तो इसी प्रकार 5 जनवरी 2020 में भी इसी प्रकार के जेएनयू में नारे लगे थे, जिसके बाद में रोष बढ़ गया था और उसके अंदर एबीवीपी। बिल्कुल। और देखिए, अब इसको लेकर जांच भी हो रही है, कार्रवाई की मांग भी हो रही है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया किरणपाल आपका। करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर को लेकर खासतौर से बैठक करेंगे। हाई लेवल बैठक ये समझी जा रही है, जहां घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज रिव्यू मीटिंग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। तो दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के टॉप अधिकारी शामिल होंगे। यह समीक्षा बैठक 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर पहली हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक है। यह बैठक जम्मू क्षेत्र के पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में आतंकवादियों, जिनमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं, का पता लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से शुरू किए गए आक्रामक ऑपरेशंस के बाद हो रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर खासा बैठक करेंगे। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये हाई लेवल बैठक समझी जा रही है और खासतौर से सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और जम्मू कश्मीर इस लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा है शुरुआत से ही। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु? जी बिल्कुल, देखिए जो ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर के करने वाले, इसमें अगर बात कर ली जाए कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, तो सीधे तौर पर जो जम्मू कश्मीर के मुश्किल और दुर्गम जो इलाके हैं, जहां पर आतंकवादी छिपे रहते हैं, उन आतंकवादियों को किस तरीके से खात्मा किया जाए, उनको किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर ये बैठक है। साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने की समन्वित रणनीति बनाने पर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से लाइफ ऑफ कंट्रोल है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर जो जीरो टॉलरेंस यानी जीरो जो वहां पे घुसपैठ है, उनको किस तरीके से खत्म किया जा सके, किस तरीके से उनको सुनिश्चित किया जा सके, इसको लेकर के ये बैठक है। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर को लेकर के ये बैठक आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए, घुसपैठियों को सुनिश्चित करने के लिए और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैठक यहाँ पे की जा रही है। अब अगर बात कर लेते हैं कि इस बैठक
बैठक में कौन कौन लोग सम्मिलित होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तो इसमें सम्मिलित होंगे ही, साथ ही चीफ सेक्रेटरी जो अटल डुल्लू है वो भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही होम सेक्रेटरी जो है चंद्रकर भारती और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है नलिन भाट और इंटेलिजेंस चीफ जो है नीतीश कुमार, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रशासन यानी पुलिस के टॉप अधिकारी जो हैं और सिविल अधिकारी जो है वो भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। कुल मिला के अगर बात कर ली जाए, जो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन है और जो सभी एपीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनसे भी इस मीटिंग के तहत जो है उनसे रिव्यू लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से घुसपैठियों को सुनिश्चित करने के लिए, किस तरीके से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आगे आप लोगों का क्या विचार है, वो भी बैठक में लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जा सके और जम्मू कश्मीर में लोग खुद को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सके। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कंचन इसलिए भी जरूरी है जम्मू कश्मीर, क्योंकि अभी जब दिल्ली में कार ब्लास्ट का ये मामला सामने आया तो कई कनेक्शंस उसके जम्मू कश्मीर से निकले और ऐसे में लगातार और खास तौर से पुलवामा के बाद भी वहां पर एजेंसियां जिस तरीके से सक्रिय हैं, जो वहां पर के लोकल्स हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो संदिग्ध लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है, तो उस लिहाज से ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, चाहे हम पहलगाम का हमला देख ले, चाहे हम जम्मू कश्मीर से संबंधित दिल्ली में जो कि लाल किला पे जो ब्लास्ट का हमला था हमने उसको देख लिया, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो संदिग्धों वाली है। जम्मू कश्मीर में जहां अभी भी सैलानी जाते हैं वहीं उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी बना रहता है। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, और ये भी जानकारी है कि जो सीनियर अधिकारी है गृह मंत्री को स्थिति के अलग अलग पहलुओं के बारे में वो जानकारी भी देंगे, जिसमें सर्दियों के दौरान एलओसी और आईसीओ पर जीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए जो कदम होते हैं, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें किस तरीके से आतंकवादी जो छिपे होते हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा, यानी कई अलग अलग पहलुओं को लेकर जो अधिकारी हैं वो गृह मंत्री के सामने अपनी बातों को भी रखेंगे और सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि जम्मू कश्मीर की जो संदिग्धता है उसको खत्म किया जा सके, जम्मू कश्मीर में भी जो कोई ऐसे तो वो सुरक्षित खुद को महफूज कर सके और जम्मू कश्मीर भी बाकी और राज्यों की तरह स्वतंत्र राज्य बनता हुआ दिखाई दे सके। बिल्कुल। और देखिए, जो आंतरिक सुरक्षा है वो और मजबूत हो, इस पर मंथन होगा। ठीक है कंचन, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। साल 2026 के शुरू होते ही सबकी नजरें मोदी सरकार के आने वाले बजट पर अब टिकी हुई हैं। हर साल की तरह इस बार भी लोग टैक्स में छूट और महंगाई से राहत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार चर्चा केवल बजट की घोषणाओं की नहीं बल्कि उसकी तारीख की भी हो रही है। दरअसल इस साल 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन था कि क्या छुट्टी के दिन बजट पेश होगा। अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। सरकार चाहती है कि देश के वित्तीय कामों में एक भरोसा और नियम बना रहे, इसलिए 1 फरवरी की तारीख को ही पक्का माना जा रहा है। सीसीपीए की इस बैठक में संसद के बजट सत्र की तारीखों के साथ साथ बजट पेश करने के दिन पर भी अंतिम मोहर लगेगी। अगर समिति रजामंदी देती है तो ये देश के इतिहास में उन चुनिंदा मौकों में से एक होगा जब छुट्टी के दिन संसद चलेगी और बजट भी पेश किया जाएगा। चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। लगातार हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, देखिए 1 फरवरी को बजट सामने आएगा और ये तारीख भी महत्वपूर्ण हो जाती है, रविवार के दिन भी अगर बजट पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ बजट से तो लोगों को उम्मीदें हैं ही। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है ना कि एक ऐड आता था, पहले एक विज्ञापन आता था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में तब से संडे हो या मंडे जो काम जिस तारीख पे सुनिश्चित किया गया वो काम उसी तारीख पर किया जाएगा। हालांकि इस बार का जो मोदी कैबिनेट का बजट है वो सबके लिए बेहद खास और अहम हो जा रहा है, क्योंकि इस बार बिहार में भी पूरे बहुमत के साथ इनकी सरकार, और लोगों का ये भी है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इस बार का बजट क्या कुछ खास होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या कुछ खास चीजें निकल करके आती हैं जो निम्न और मध्यम वर्गीय के लिए होती है। लेकिन सवाल ये होता है कि संडे के दिन 1 फरवरी और क्या संडे के दिन ये बजट पेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि संडे के दिन ही इस बजट को पेश किया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है
कि जो काम है और खास तौर पर जो वित्तीय काम है वो छुट्टी की वजह से प्रभावित ना हो। और ये एक तरीके का नया और एक बड़ा इतिहास भी केंद्र सरकार यानी केंद्र के बजट में सम्मिलित होने वाला है और इतिहास के रूप में इसको जाना जाएगा कि 2026 और 27 का जब वित्तीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, हालांकि जो शनिवार और रविवार को सदन बंद होता है तो रविवार के दिन इस बजट को सदन के पटल पर पेश करना अपने आप में एक इतिहास को दोहराता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये जो बजट है ये 28 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक ये पूरा का पूरा जो है इसको लेकर के चलाया जाएगा और मतलब जो ये सत्र है इसको चलाया जाएगा और ऐसे में रविवार के दिन ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। यानी उनके लाल पिटारे में इस बार मध्यम निम्न और उच्च वर्ग के लिए क्या कुछ सहूलियत है, क्या कुछ छूट है, उसके साथ साथ रविवार के दिन बजट पेश करना भी बेहद खास बन जाता है और अपने आप में एक इतिहास रचता हुआ दिखाई देता है। सबकी नजरें जरूर टिकी होंगी कि आखिर इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या स्लैबलेस पर छूट लोगों को मिलने वाली है, किस तरीके से जीएसटी पे लोगों को छूट मिलने वाली है, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो अब रविवार के दिन ही यानी 1 फरवरी को ही केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए क्योंकि बजट में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्योंकि बम्पर जीत हुई है और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में वापसी की है, तो बिहार वासियों के लिए खास तौर से क्या खास होता है या साथ ही साथ पूरे देश की नजरें क्योंकि इस बात पर रहती है कि आखिर टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं, इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। और पिछली बार के मुकाबले बजट का जो आंकड़ा है वो कितना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि लगातार देखिए हम लोग एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ रफ्तार बढ़ा रहे हैं, तो इस दिशा में लोगों की उम्मीदें भी उस हिसाब से बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ती हुई यहाँ पे लगातार दिखाई दे रही हैं क्योंकि हर बार से बेहतर बजट जो है वो पेश होता आया है और जीएसटी पर छूट, स्लैब पर छूट लगातार लोगों को मिलती आई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बार फिर से भरोसा है। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार पहले वाली बता देती हूँ कि 2017 से सरकार के द्वारा ये नियम लाया गया था कि 1 फरवरी को वित्तीय बजट जो है वो सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। उसी के साथ इसके पहले का अगर जिक्र कर लेते, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन सदन की कार्रवाई नहीं होती, वो सदन बंद होता है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने का अगर जिक्र कर लेते तो 2015 और 2016 में भी जब बजट पेश हुआ था तो 28 फरवरी को दोनों ही दिन शनिवार को ये बजट पेश किया गया था। 2017 और 2016 को शनिवार के दिन बजट पेश हुआ था। अब भी ये प्रतिबद्धता है, यही उम्मीद है कि 1 फरवरी को ही बजट आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में महिला की हत्या, कार में बैठी महिला को आईसीई एजेंट ने गोली मारी है। तो देखिए, ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के चलते महिला की हत्या की गई है। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला है। तो अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की ये पूरी वारदात हम आपको बता रहे हैं, जहां बुधवार को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान रेनी गुड के तौर पर हुई है। वह 3 बच्चों की मां थी। अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक महिला ने अधिकारियों को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एजेंट ने कार्रवाई की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीई एजेंट का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। शूटिंग के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, वीडियो बेहद डरावना है। घटना के तुरंत बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और आईसीई के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। शाम तक वहां श्रद्धांजलि सभा भी हुई, जिसमें लोगों ने इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध किया है। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। रूसी जहाज के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। 2 जहाजों को अमेरिका सेना ने कब्जे में लिया है। तो अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर से रूसी जहाज पर उतरी। वेनेजुएला से तेल लेकर निकला था रूसी जहाज। तो ये बड़ी खबर। अमेरिका ने रूसी झंडा लगे एक तेल टैंकर को ड्रामेटिक चेंज के बाद अटलांटिका महासागर में जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ये कार्रवाई 2 सप्ताह से अधिक समय तक जहाज का पीछा करने के बाद की है। इस टैंकर पर रूस का झंडा लगा हुआ है। ये कदम उन रिपोर्ट्स के बीच आई है जिनके मुताबिक कहा जा रहा था कि मॉस्को ने जहाज की सुरक्षा के लिए नौसैनिक बलों को तैनात कर इसे बचाने की कोशिश भी की थी। अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई को लेकर एक वीडियो और एक तस्वीर भी जारी की है। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर टैंकर के पास आता दिख रहा है। इसे बाद में एक ऑपरेशन का हिस्सा बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है
कि अमेरिकी सेना जहाज पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। तो देखिए, समंदर में अमेरिका का धुरंधर, जो अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया है, रूसी झंडा लगे टैंकर पर कब्जा किया है। तो दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी इसको लेकर बढ़ सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।